नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के पाथ फाइंडर चैनल पर। मैं हूं विकास मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो दिखने में तो आपको ऑफिशियल डिप्लोमेटिक मीटिंग लग रही होगी, पर असल में इसके पीछे छुपा है एक बड़े ही राजनयिक सुरक्षा का खेल। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की, सीएससी की, और खासकर उस मुलाकात की जिसमें बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर खलीलुर रहमान ने दिल्ली आकर हमारे एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। अब आप सोच रहे होंगे कि बस मिलकर बात कर ली होगी, धन्यवाद नमस्कार। नहीं दोस्तों, जो सीन हमारे सामने है वो बहुत गहरी है, बहुत संवेदनशील, और अगले कुछ महीनों के लिए इस सेक्टर में निर्णायक भी हो सकता है कि इस मीटिंग का रिजल्ट आएगा। और वो क्या आएगा वो आने वाला तो वक्त बताएगा, लेकिन आज हम इस कहानी को पहले से लेकर के अब तक समझने का प्रयास करते हैं और इसके बैकग्राउंड का, इसके तथ्यों का, और आखिरकार समझेंगे कि भारत के लिए इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि बांग्लादेश एनएसए रहमान मीट्स काउंटर पार्ट अजीत डोभाल इन दिल्ली, इनवाइट्स हिम टू विजिट ढाका। ये कोई नॉर्मल सा स्टेटमेंट नहीं दोस्तों। अगर दोनों लोग के बीच बायलेटरल मीटिंग एक साइड में हुई है तो उसमें कहीं नहीं कुछ ना ऐसा रीज़न रहा होगा, ना कुछ ऐसा पर्पस रहा होगा जिसके कारण ये मीटिंग रही होगी। बट इस मीटिंग के रीज़न और पर्पस को हम लोग खंगालने से पहले देखते हैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में कि ऐसा क्या हुआ पिछले कुछ महीनों या सालों से जिसके कारण ये स्थितियाँ आई हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि 2024, ये 2024 मिनट की बात है कि जब बांग्लादेश में एक मैसिव स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, उसके कारण वहाँ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई और उसके बाद वहाँ की जो पीएम थी शेख हसीना, उनकी गवर्नमेंट गिरी और शेख हसीना को भारत आना पड़ा, शरण लेना पड़ा। और उसके बाद हिंदुस्तान सामने फ्रंट पर आता है और जिसके कारण होता क्या है, अभी कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश की जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है उसने हसीना को कन्विक्ट करार दिया और अनाउंस किया उस पर सीरियस चार्जेस पर, साथ ही उनको मौत की सज़ा भी सुनाई पड़ी। जी, अब बांग्लादेश दोस्तों ये चाहता है कि हिंदुस्तान जो है शेख हसीना को जो अपने यहाँ असाइलम दिया हुआ है वो किसी भी तरीके से वो बांग्लादेश को सौंप दे। अब इसमें देखिए दो तरीके की बातें आती हैं। पहला ये कि इंटरनल ब्रेकआउट देखिए तो बांग्लादेश में आज की डेट में पॉलिटिकली सोशल इनस्टेबिलिटी बनी हुई है। एक्सटर्नल प्रेशर की बात देखें तो बांग्लादेश को अपने नेबरिंग कंट्री के साथ रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग करना है, ये भी उसके ऊपर प्रेशर है। अब किसी के खिलाफ ऐसा फैसला लेते हुए और शख्स किसी दूसरे देश में मौजूद हो तो कानूनी, राजनयिक और सुरक्षा से जुड़े कई सवाल उठते हैं। क्या उसे एक्स्ट्राडाइट किया जाए, कैसे किया जाए, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून, बायलैटरल ट्रीटीज़ और नीतियां इसे लेकर कहती हैं, और सबसे अहम दोस्तों कि हाउ विल दिस अफेक्ट रीजनल स्टेबिलिटी, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में बांग्लादेश भी रख रहा है, हिंदुस्तान भी रख रहा है, लेकिन इंडिया की क्या पोजीशन है और इंडिया ने इसको किस तरीके से बैलेंस फॉर्म में, किस तरीके से डिप्लोमेटिक फॉर्म में इसका रिस्पॉन्स किया, वो आगे हम देखते हैं कि इंडियाज़ पोजीशन क्या है। कि इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ बांग्लादेश। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स शेख हसीना वर्ल्ड में उन्होंने बोला कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल के मेंबर इन्होंने ये बोला कि हिंदुस्तान हमेशा बांग्लादेश के रीजन में स्टेबिलिटी चाहता है, पीस चाहता है और वहाँ की डेमोक्रेसी बनी रहे, उसको चाहता है। यानी एक तरफ इंडिया ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई कि हम पड़ोसी हैं, हमें स्थिरता चाहिए, पर दूसरी तरफ उसने ये भी साफ कर दिया कि वह हर मुद्दे पर कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट रखेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कोई कमजोर जवाब नहीं, ये एक संतुलित विदेश नीति का जवाब है जिसका उद्देश्य है कि विकट हालात में भी क्षेत्रीय शांति, रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनल पीस और सुरक्षा को प्राथमिकता देना। और ये स्टेटमेंट, इसकी गहराई को अगर आप समझेंगे तो समझ पाएंगे कि ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, इस स्टेटमेंट में कई बातें गहराई छिपी हुई है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उससे पहले देखते हैं कि अनअकैडमी किस तरीके से आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए आपको प्रोवाइड करा रहा है मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स की पीडीएफ और साथ ही दोस्तों फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। और अगर आप हमारे इन नंबर पर कॉल करते हैं तो हमारे डेडिकेटेड जो काउंसलर्स हैं वो आपके सारे डाउट जो यूपीएससी से रिलेटेड उनको दूर करेंगे। और अगर आप हमारे प्रयागराज, दिल्ली, पटना, इंदौर इन सेंटरों से बिलोंग करते हैं, एरिया से बिलोंग करते हैं, तो डायरेक्टली आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर जाकर के अपनी क्यूरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सारी कहानी के पीछे पहले देखना चाहते हैं, देखेंगे कि ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है क्या, इसका मकसद क्या है और ये किस लिए बना था। तो थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं कि दोस्तों ये 2011 में इसको फॉर्म किया गया था। तब ट्राइलेटरल इंडियन ओशियन मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप बना था। जो ग्रुप थे वो पहले इंडिया, श्रीलंका और मालदीव 3 देश थे। उसके कुछ दिनों बाद यहाँ पे मॉरिशस भी ऐड हो गया था। और अभी भी ये दोनों स्टेट्स आप देख रहे हो, कंट्री देख रहे हो, बांग्लादेश और सीचेल्स देख लो, अभी भी इनको ऑब्जर्वर का स्टेट मिला हुआ है। और इस बार का जो मीटिंग कॉन्क्लेव हुआ था उसमें इस बार मालदीव्स को भी, यहाँ पे आपने देखा इंडिया, श्रीलंका और मालदीव ही हैं, और बाद में यहाँ पे मॉरिशस को भी ऐड कर दिया गया था। और मलेशिया को दोस्तों इस बार एज अ गेस्ट
नेशन की तरीके से इन्वाइट किया गया है। इसका आप सोच रहे होंगे कि इसको जो CSC बनाया गया है इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो देखिए इसका सबसे ज़्यादा मेन पर्पस तो यही है कि इंडियन ओशियन सिक्योरिटी, आपको पता होगा कि हिंदुस्तान एक बिग ब्रदर की तरह काम करता है और वो चाहता है कि इंडियन ओशियन में सिक्योरिटी और उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बनी रहे। और उसका सबसे बड़ा जो खतरा है आप कह सकते हो कि जो चाइना की जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उस एरिया में, उसको काउंटर करने के लिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बनाया गया था, ताकि हिंदुस्तान अपनी जो नेबरिंग कंट्री है इनके साथ मिल करके वहाँ की जो सिक्योरिटी है, वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन का इंटरचेंज करना है उसको कितना सही तरीके से बना सके, ताकि वहाँ पर रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहे, टेररिज्म का खतरा ना रहे, मैरीटाइम थ्रेट्स ना रहे, साइबर थ्रेट्स भी ना रहे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार इसकी मेज़बानी दोस्तों इंडिया ने की है और मेज़बान थे अजीत डोभाल। हमारे NSA जो जानते हैं कि सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ हथियार नहीं होता, डिप्लोमेसी भी होती है, और वो सबसे बड़े डिप्लोमेट्स हैं। इस मंच पर आपको पता होगा, मैंने बताया कि खलीलुर रहमान का आना और उनके साथ जो बाईलेटरल टॉक्स हुए हैं वो इतने साधारण नहीं हैं। ये तो हाई लेवल की मीटिंग का संकेत देते हैं और उसकी टाइमिंग और उनसे जो महत्वपूर्ण बना दिया है कि क्या उनसे बातचीत हुई वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दिल्ली में मुलाकात हुई, उसके पीछे क्या हुआ और किस तरीके की बातें निकल करके आ रही हैं वो आगे हम देखते हैं कि द दिल्ली मीटिंग व्हाट हैपन इनसाइड। पहली बात तो दोस्तों अजीत डोभाल ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि बांग्लादेश को कि सेफ्टी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी मार्क 7 कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये क्लियर कट मैसेज था कि अगर आप हमारे रीजन में या नेबरिंग रीजन में कोई भी कंट्री के रीजन में अगर उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी खतरे में आती है तो ये चीज़ सही नहीं, नॉन निगोशिएबल है। और बांग्लादेश के हाई कमीशन की टिप्पणी के मुताबिक अगर मैं आपसे बात करूँ तो खलीलुर रहमान और अजीत डोभाल ने CSC की फंक्शनिंग, मैरीटाइम कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और बायलैटरल सिक्योरिटी इशू पर तो बात की ही, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया था। इसके साथ ही खलीलुर रहमान ने अजीत डोभाल को ढाका आने का आमंत्रण दिया है। आपको लगता होगा कि ये गेस्चर है, बस साथ में था ये प्रेशर भी, जो एक्स्ट्राडिशन की मांग जो ढाका बार बार हिंदुस्तान से कर रहा है। याद रखिए ये वही समय है जब बांग्लादेश में चुनाव नज़दीक हैं और राजनीति ऊबड़ खाबड़ कंडीशन में है। ऐसे समय में किसी भी कदम का आंतरिक और बाह्य दोनों तरह का प्रभाव पड़ सकता है। और अजीत डोभाल का जो संदेश था वो न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरे क्षेत्र को समर्पित था। मैं आपको फिर से बोलूँगा, जो उन्होंने बोला कि सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आर नॉन नेगोशिएबल। इसका मतलब दोस्तों कि अगर बांग्लादेश अपने इंटरनल मैटर को कहीं भी हमारे रीजनल एरिया में डिस्टर्ब करता है या हमारे रीजन में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो हिंदुस्तान उसका करारा जवाब देगा। और इस वार्निंग के साथ अजीत डोभाल ने वहाँ के जो खलीलुर रहमान थे NSA को समझा दिया है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारे कंट्री में कोई डिस्टर्बेंस आए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये राजनीतिक नाजुकता और किस तरीके से इंडिया सतर्क है और इस मीटिंग का क्या रिस्पांस आएगा वो आने वाला तो वक्त बताएगा। लेकिन आप सोचिए अगर इंडिया तुरंत बांग्लादेश की जो ये रिक्वेस्ट है एक्स्ट्राडिशन की मांग को मान लेता है तो आप सोचिए क्या मैसेज जाएगा कि ढाका में जो इंटरिम सरकार है, पहली बात उसको बढ़ावा मिलेगा कि हमने भारत पर प्रेशर बनाया और भारत ने मेरी बात मान ली। दूसरी तरफ देखिए अगर इंडिया पहल ना करे तो बांग्लादेश कहेगा कि हम सपोर्टिव नहीं हैं। साथ ही चुनाव का समय पास है, किसी भी तरह का तेज हस्तक्षेप या दिखावटी कदम स्थानीय राजनीति को गर्म भी कर सकता है। इसलिए देखिए दोस्तों इंडिया ने बहुत ही बैलेंस तरीके से एक लाइन चुनी है, उसको बोल रहा है कि इंगेजमेंट जारी रखो, स्टेक होल्डर से बात करो पर रीजन की स्टेबिलिटी को प्राथमिकता दो। बैलेंस एंगेजमेंट, केयरफुल डिस्टेंस एंड प्रायोरिटी टू स्टेबिलिटी। और इस स्टेटमेंट के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है और उसी को समझाने के लिए अजीत डोभाल ने बायलैटरल मीटिंग की थी किससे, NSA जो बांग्लादेश के हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्या इंडिया पैसिव है? जी नहीं दोस्तों, इंडिया पैसिव नहीं है, इंडिया पूरी तरीके से एक्टिव है। और ये फ्रेम फोटो है जहाँ पे अजीत डोभाल हैं और ये जो कंट्रियाँ हैं जो CSC के मेंबर हैं उनके साथ ये फ्रेम फोटो है। बांग्लादेश NSA पार्टिसिपेट इन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव मीटिंग होस्टेड बाई अजीत डोभाल। देखिए डोभाल के शब्दों में देखा जाए तो CSC के कामकाज में साफ दिखता है कि इंडिया एकदम पूरी तरीके से एक्टिव है। जो इंडिया बोल रहा है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर टेररिज्म और साथ में आपको साइबर थ्रेट्स पर प्रैक्टिकल कोऑपरेशन बढ़ाने का संकेत दे रहा है। तो वो संदेश जो कहता है कि अगर किसी देश के भीतर इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो उसका असर हमारे समुद्र पार के जो कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं और जो ट्रेड रूट्स है उस पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि इंडिया रीजनल फ्रेमवर्क्स में अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है ताकि क्राइसिस को पहले से रोक सके और ज़रूरत पड़ी तो कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स भी दे सकेगा। दिस गोज बियॉन्ड इंडिया बांग्लादेश इशू, दिस इज जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग। बांग्लादेश का आपको पता होगा दोस्तों लक्ष्य यही है कि वो इस केस को इतनी तरीके से आसान नहीं समझ रहा है। वो चाह रहा है कि हसीना की किसी भी तरीके से भारत से वापसी हो जाए। उसके लिए वो इंटरनल जस्टिस से लेकर के इंटरनेशनल लॉ, असाइलम रूल्स और जितने भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ हैं उनकी टेक्निकलिटीज़ को समझने के लिए बार बार भारत पर प्रेशर डाल भी रहा है और बोल रहा है कि आप उनको हमारे यहाँ भेजिए और उन पर हम पूरी तरीके से जो रूल ऑफ लॉ है उसकी तरीके से उस पर हम काम करेंगे। भारत भी उसका टाइम आने के बाद रिस्पॉन्स देगा। लेकिन अगर मैं आपसे बताऊँ कि सबसे ज़्यादा अगर मेन जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये है चाइना का क्या है उधर साइड में इंपॉर्टेंस। चाइना इस समय किस तरीके से बैकडोर पर बांग्लादेश में काम कर रहा है और किस तरीके से
आने वाले टाइम पर बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान मिलकर के भारत पर किस तरीके का इम्पैक्ट डालेंगे, भारत भी बहुत तरीके से तैयार है। थोड़ी देर में सोचिएगा दोस्तों कि इंडियन ओशन और इंडियन नेबरहुड में चाइना की बढ़ती सक्रियता को रोकने के लिए इंडिया जो ये छोटे भरोसेमंद जो रीजनल क्लब्स बना रहा है, आप समझ रहे हो ना कि इसकी बनाने की इम्पोर्टेंस क्या है। हाँ, इसकी बनाने की इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर ऐसे क्लब्स बनाएंगे और उनके साथ अपना कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग रखेंगे तो उससे ये होगा कि हमारा दबदबा उनके पास बना रहेगा। इंडिया का नेतृत्व बनाता है कि हम रीजनल सिक्योरिटी का प्राइमरी एक्टर रहेंगे, और जब बांग्लादेश जैसे देश भी इस मंच में सक्रिय रहते हैं तो ये साबित होता है कि इंडिया के जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो सिर्फ बायलैटरल इशू तक सीमित नहीं बल्कि ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल बैलेंस का हिस्सा है। तो आगे हम देखेंगे दोस्तों कि किस तरीके से आने वाले महीनों में क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बांग्लादेश क्या करेगा, तो अगर मैं आपसे बोलूं तो बांग्लादेश तो यही चाहेगा कि हिंदुस्तान क्या करे, वो लीगल रूट को फॉलो करते हुए शेख हसीना को बांग्लादेश में भेज दे। इंडिया की इंटरनल डिप्लोमेसी क्या कहती है कि इंडिया किसी भी प्रकार की कार्रवाई से पहले रीजनल स्टेक होल्डर्स जो उसके हैं और जो इंटरनेशनल लॉ है उसको पूरी तरीके से इन्वॉल्व करेगा। सीएससी के आउटकम्स क्या कहते हैं कि इस मंच से कॉन्क्रीट सिक्योरिटी मैकेनिज्म आएगा जहां पर इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात की जाएगी, प्रोटोकॉल की बात की जाएगी, मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन की बात की जाएगी और साथ ही रैपिड रिस्पांस टीम की बात की जाएगी। तो आखिरी दोस्तों मैं कहूँगा कि सीएससी की ये जो मुलाकात है सिर्फ एक आदर सम्मान वाली बैठक नहीं थी, ये एक सिग्नलिंग मोमेंट था जहां पर बांग्लादेश की बेचैनी और इंडिया का जो संतुलित नीति है रीजन की संवेदनशीलता का मिला जुला संकेत है। अजीत डोवाल का संदेश स्पष्ट था दोस्तों कि सेफ्टी और स्टेबिलिटी से कोई समझौता नहीं होगा, और बांग्लादेश का कदम भी साफ, वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल पार्टनर्स उनकी आवाज़ सुने। आखिर में अगर ये पूरा मामला हमें याद दिलाता है कि आज की जो दुनिया है ये इंटरनल पॉलिटिक्स का असर सिर्फ उसी देश तक सीमित नहीं रहता है, वो आसपास के देशों, समुद्री मार्गों और आर्थिक हितों तक फैल जाता है। इसलिए डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी अब अलग अलग नहीं लगेगी, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आखिर में बोलूँगा डिप्लोमेसी एंड सिक्योरिटी आर नाउ डीपली इंटरकनेक्टेड। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।